जय हिंद दोस्तों। चलिए आज की वीडियो में ये जान लेते हैं कि पिछले वीडियो में हम बताए भी थे आप लोगों को कि इसकी सूचनाएं क्या जो भी रासायनिक समीकरण हम लिखते हैं वो क्या क्या सूचनाएं हमें दे सकता है या उससे हमें क्या क्या लाभ है, क्या क्या हमें उससे लाभ होता है यह भी देखेंगे और इसकी सीमाएं कहाँ तक है इसको भी हम जानेंगे इसी वीडियो में। तो सबसे पहले हमारा है रासायनिक समीकरण से प्राप्त होने वाली सूचनाएं। जो भी हम रासायनिक समीकरण लिखते हैं या उसका प्रयोग करते हैं तो हमें उससे सूचनाएं क्या क्या प्राप्त होती है। चलिए इसको देखते हैं। सबसे पहला कह रहा है कि यह अभिकारकों एवं प्रतिफलों के संकेत तो सूत्रों की जानकारी देता है। चलिए अभी बात ठीक है कि कोई भी हम जैसे हाइड्रोजन मैग्नीशियम लिखते हैं तो उससे अच्छा है कि आप अगर रासायनिक समीकरण लिखते हैं एक संकेत के रूप में तो वो संकेत और सूत्र की क्या हो जाता है, हमें जानकारी हो जाता है कि इस अगर ये अभिकारक मिलाएंगे यानी ये रिएक्टेंट कराएंगे, रिएक्शन कराएंगे तो हमारा क्या मिलेगा, ये प्रोडक्ट मिलेगा। यानी कि इस रूप में हमारा क्या मिलेगा, प्रोडक्ट। तो इस तरह से हमें जानकारी मिल जाती है। जैसे यहाँ पे एक हम अभिक्रिया समीकरण लिख के रखे हैं, जैसे कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ये बना अमोनिया। तो हमको पता चल गया कि अगर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को आपस में अभिक्रिया कराते हैं तो हमारा ये क्या मिल जाता है, अमोनिया। ये जानकारी मिल गया। दूसरा, यह बताता है कि अभिक्रिया में कौन कौन से पदार्थ भाग ले रहे हैं। और यह भी जब रिएक्टेंट यानी जब हम अभिकारक देखते हैं तो देखते यह भी पता लगता है कि इसमें कौन कौन से अभिक्रिया कौन कौन से पदार्थ भाग ले रहे हैं और अभिक्रिया के फलस्वरूप कौन कौन से पदार्थों का निर्माण हो रहा है। जब अभिक्रिया खत्म होता है तो उसके बाद कौन कौन से पदार्थ का निर्माण होता है यह भी इसमें जानकारी मिल जाता है। तीसरा है, यह अभिक्रिया में भाग लेने अभिकारकों के परमाणु एवं अणुओं की अपेक्षित संख्याओं की जानकारी देता है। जैसे यहाँ पे अणु कितना है, एक परमाणु है ना, ये कितना है, परमाणु है, यहाँ भी परमाणु है और ये अणु है। अणु परमाणु ये तत्व ये सब तो आप जानते होंगे। तो ये परमाणु और ये क्या है, हमारा अणु है। तो कितने परमाणु से मिलकर एक अणु बना, या ये सभी की जानकारी क्या दे देता है हमको, अणु परमाणु की भी जानकारी इसमें मिल जाता है रासायनिक अभिक्रिया के माध्यम से। और चौथा कह रहा है कि यह अभिक्रिया के फलस्वरूप निर्मित प्रतिफलों के परमाणु एवं अणुओं की अपेक्षित संख्याओं की जानकारी देता है। फलस्वरूप देखिए, अभिक्रिया का फलस्वरूप निर्मित प्रतिफलों के परमाणु यानी कि यह जब अभिक्रिया खत्म हो जाती है तो उसके बाद भी बताता है कि कितना ये अणु और परमाणु हमारा प्रतिफल के रूप में प्राप्त हुआ। पांचवा कह रहा है कि यह अभिकारकों और प्रतिफलों के मोलों की अनुपात की जानकारी देता है। मोल आगे के इस चैप्टर में नहीं कह सकते, लेकिन आगे के चैप्टरों में मोल की बहुत बढ़िया से जानकारी लेंगे, है ना, कि मोल क्या होता है। मोल देखिए, अगर मोल यहाँ पे आप समझे रहिएगा तो इंटर में इसका सबसे बड़ा रोल आता है। मोल चैप्टर का इंटर में अगर जाइएगा, केमिस्ट्री पढ़िएगा जब, तो मोल एक चैप्टर है। इसमें केवल देखिए छोटा सा पार्ट दिया है, शायद इस चैप्टर में मोल के बारे में जिक्र भी नहीं होगा, आगे के चैप्टरों में होगा तो देख लेंगे। लेकिन मोल एक चैप्टर बन के आएगा आपको कहाँ, इंटर में। जब इंटर की क्लास फर्स्ट टाइम करिएगा तभी आपका मोल फर्स्ट चैप्टर ही है, 11th में फर्स्ट चैप्टर ही हमारा मोल है, तो उसको बताया जाता है। चलिए, और यानी कि मोल की भी जानकारी हमें दे देता है। यह अभिकारकों और प्रतिफलों के मोलों के अनुपात की जानकारी देता है। ये मोल, चलिए अभी ये जान लेते हैं ना, थोड़ा सा जान लेते हैं। मोल यानी कि एक परमाणु और एक अणु के बराबर ये एक मोल होता है। या तो एक अणु हो तब भी एक मोल, अगर एक परमाणु हो तब भी एक मोल। और ये एसटीपी पे काम करता है। ये एक मोल किस पे काम करता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पर, इसी पे ये काम करता है। और एक मोल में हमारा 22.4 लीटर ये आता है आयतन इसका, 4 लीटर, 22.4 लीटर। अगर आपसे कहीं क्वेश्चन एडवांस में पूछ सकता है कि एक मोल में कितना लीटर, तो आप सीधा सीधा बताइएगा 22.4 लीटर। अगला है कि यह अभिकारकों और प्रतिफलों के मोलों के अनुपात, चलिए हो गया। छठा, यह अभिकारकों और प्रतिफलों के द्रव्यमान के अनुपात, द्रव्यमान क्या है इसकी भी जानकारी हम कुछ ही क्लासों के बाद लेंगे, क्योंकि अगले चैप्टर में ही या उसके अगले चैप्टर में इसको बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे।
कि द्रव्यमान थोड़ा सा यहाँ समझिएगा आप अगर, तो हमारा नाइट्रोजन का कितना होता है 7 पे है। नाइट्रोजन का संकेत अगर परमाणु संख्या देखिए तो कितने पे है 7 पे। और इस नाइट्रोजन के संख्या के 7 की वजह से हमारा अक्सर तत्वों का जो द्रव्यमान निकलता है उसके परमाणु संख्या के दोगुना हो जाता है अक्सर। ये नहीं कह रहे सबका, सभी का नहीं, कुछ का ज्यादा भी होता है कम भी होता है, तो इस तरह से हो जाता है। लेकिन अक्सर क्या होता है कि दोगुना हो जाता है उसी की परमाणु संख्या से। तो 7 इसका परमाणु संख्या हो गया, और 7 दूना का 14, यानी एक परमाणु में कितना हो गया 14। यहाँ कितना परमाणु है तो 2 है, तो 2 तो कितना हो गया 14 दूनी की 28, इसलिए 28 ग्राम है। हाइड्रोजन हमारा कितना है 1 पे है, तो 1 अगर देखिएगा, और यहाँ पे परमाणु कितना है 6, इसलिए 6 ग्राम। और यहाँ पे अमोनिया के लिए लीजिए तो नाइट्रोजन के 14 और 14 दूनी की 28 आया 28 से, और ये 3 दूनी 6, हाइड्रोजन के 6, तो 28 प्लस 6, 28 प्लस 6 कितना हो गया 34, तो 34 ग्राम है हमारा ये क्या हो गया अमोनिया। तो इस तरह से द्रव्यमान होता है। इसको बहुत ही बढ़िया से आगे एक्सप्लेन करेंगे। 7, यह गैसीय विकारकों और प्रतिफलों के अपेक्षित आयतन की जानकारी देता है। अपेक्षित आयतन अभी तो पता है 1 मोल में 1 आयतन यानी कि 22.4 लीटर। तो वही 1 आयतन, इसमें 3 परमाणु है तो मतलब 6 परमाणु है ना, तो 6 परमाणु है तो आगे कितना है इसका पूर्णांक कितना है 3 आयतन। इसके आगे पूर्णांक कितना है 2 आयतन, यानी कि 2 से 22.4 से 22.4 लीटर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बस हो जाएगा। यानी कि इन सभी की जानकारी हमें कौन दे देता है, तो एक रासायनिक समीकरण से हमें इन सभी की जानकारी क्या होता है मिल जाता है। चलिए इसको तब तक आप नोट कर लीजिए। चलिए, तो सूचनाओं को अच्छी तरह से हम लोग समझ चुके हैं कि जो रासायनिक समीकरण है हमारा वो किस तरह के सूचनाएं हमें प्राप्त करता है। लेकिन यहाँ पे एक चीज और आया कि रासायनिक समीकरण की सीमाएं, हाँ, कि कहाँ तक सीमित है। सीमित कहने का मतलब ये किन चीजों की जानकारी हमें नहीं दे सकता, इतने यानी कि इतना ही दे सकता है, इसके आगे हमें जानकारी अब ये नहीं दे सकता। तो इसकी सीमाएं कितनी है। सीमाएं कहने का मतलब वो चीज कि सीमाएं जैसे कि अगर आप प्रयोग कर पाते हैं तो वो पता चलता है, लेकिन बिना प्रयोग के आप उसका जानकारी नहीं लगा सकते। तो वही सब ये रासायनिक समीकरण जो है हमारा वो जानकारी नहीं दे पाता। वो जानकारी कैसे दे पाएगा, जब तक आप उसका प्रयोग नहीं करिएगा, या तो किसी भी माध्यम से आप करिए, है ना। तो अगर आप प्रयोग करते हैं तो आपकी जानकारी हो जाता है कि इसमें क्या क्या हो रहा है। लेकिन जब आप जानकारी जैसे मान के लिए सपोज करिए कि एक समीकरण के द्वारा हम आपको बताएं कि जो ये अभिक्रिया है ये विस्फोटक है। अगर आप ये इस चीज में अगर अभिक्रिया कराते हैं तो विस्फोट करेगा, आपने मान लिया। लेकिन क्या ये रासायनिक समीकरण सूचना आपको देगा, कभी नहीं देगा। लेकिन हाँ, उसी को आप अगर प्रयोगशाला में या कहीं भी अगर उसका प्रयोग करते हैं तब आपको वहां पे दिखाई देगा कि ये विस्फोटक है या नहीं है। तो यानी कि जो चीजें प्रयोगशाला में की जाए तो रासायनिक समीकरण द्वारा हमें कहाँ से प्राप्त होगा। तो इसीलिए इनकी सीमाएं हैं कि ये रासायनिक समीकरण हमें जानकारी नहीं दे सकता। जैसे कि पहला पॉइंट, रासायनिक समीकरण से अभिकारकों और प्रतिफलों की भौतिक अवस्था की जानकारी नहीं हो पाती है। तो सही बात है ना कि रासायनिक समीकरण में आप क्या लिखते हैं, एक संकेत का तो प्रयोग करते हैं। जैसे हमारा मान चलो यहां से दिखाई दे रहा होगा, तो H2 प्लस O2 मिलके क्या बनता है H2O। ये संतुलित नहीं है, तो अगर इसको संतुलित करिएगा तो इस तरह से हो जाता है। तो ये हमारा एक रासायनिक क्या है समीकरण है। इसमें आपको क्या जानकारी मिल रहा है बताइए। तो ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन का एक संकेत है, ऑक्सीजन का भी संकेत है। तो और ये तो मान के लिए कुछ तत्वों का आपको ज्ञान है ना, लेकिन बाकी सबका क्या हमें नहीं पता चलता है कि ये क्या है क्या नहीं है। यानी कि उसकी भौतिक ठोस है, द्रव है, गैस है, इसकी जानकारी हमें नहीं हो पाती है। लेकिन उसी का आप अगर प्रयोग करते हैं, उसको देखते हैं, तब आपको एहसास होता है कि हाँ ये लिक्विड है, ये ठोस है,
ये द्रव है, जो भी हो। अगला है पॉइंट कि रासायनिक समीकरण यह जानकारी नहीं देता है कि अभिक्रिया उष्माक्षेपी है या उष्माशोषी है। उष्माक्षेपी अभिक्रिया, उष्माशोषी एक अभिक्रियाएं हैं। इन अभिक्रियाओं को हम आगे जानेंगे, बढ़िया से जानेंगे। लेकिन यहाँ थोड़ा सा समझ लीजिए कि उष्माक्षेपी में क्या होता है कि जब आप अभिक्रिया करेंगे तब प्रतिफल जब बनेगा तो उसमें से उष्मा निकलता है। तो क्या रासायनिक समीकरण से आपको पता चल सकता है कि उष्मा निकल रहा है कि नहीं, क्योंकि आप फॉर्मूला में केवल रासायनिक समीकरण में संकेत का प्रयोग कर रहे हैं। तो जब संकेत लिख रहे हैं तो उष्मा के क्या लिखिएगा, कहां से आपको पता चला कि उष्मा निकल रहा है या नहीं, जब तक आप इसको प्रयोग नहीं करिएगा। कुछ किताबों में रासायनिक समीकरणों में देता रहता है कि इसमें उष्मा निकल रहा है, वो प्रयोग के माध्यम से पता किया गया है। आप भी अगर किसी भी रासायनिक समीकरण को प्रयोग कर सकते हैं और उसके बाद में जानकारी ले सकते हैं कि इसमें उष्मा निकल रहा है या नहीं निकल रहा है। तो इस तरह से ये उष्माक्षेपी हो गया। उष्माशोषी में क्या होता है कि अभिकारक यानी रिएक्टेंट की तरफ उष्मा आपको देना पड़ता है। बिना उष्मा के वो रासायनिक अभिक्रिया करेगा ही नहीं। तो अब से आपको पता कैसे चलेगा कि इसमें उष्मा की आवश्यकता है या नहीं है, जब तक आप इसको प्रयोग नहीं करिएगा। प्रयोग करके देखिएगा कि हम इसको हीट कर रहे हैं, कितना हीट कर रहे हैं, तब जाके ये हमारा अभिक्रिया हो पा रहा था। ऐसे कैसे पता चलेगा। तो इस तरह से उष्माक्षेपी यानी उष्माक्षेपी और उष्माशोषी का भी ये जानकारी नहीं दे पाता है। क्यों? क्योंकि ये सब प्रयोग का चीज है। तीसरा, रासायनिक समीकरण से पता नहीं चलता है कि अभिक्रिया किन दशाओं में संभव, यानी कि ताप दाब किन दशाओं में संभव है। जब ताप अधिक रहेगा तब होगा, या दाब अधिक रहेगा तब होगा, या सांद्रता रहेगी तब होगी। तो आखिर ये किस मतलब अवस्था, किस दशाओं में ये रासायनिक समीकरण अच्छा से होगा, अच्छे ढंग से होगा, इसका भी हमें जानकारी नहीं हो पाता है समीकरण से। क्योंकि समीकरण हम क्या कहते हैं, केवल वही बात है ना कि संकेत को लिख के आगे बढ़ जाते हैं। पांचवा, कुछ रासायनिक अभिक्रिया विस्फोट के साथ होती है। देखिए अभी बताए थे, शुरू में ही बताया कि कुछ रासायनिक अभिक्रिया ऐसी होती है जो विस्फोटक के साथ होती है। लेकिन इसमें आपको एक संकेत लिखने से आपको कैसे पता चलेगा कि ये विस्फोटक है या क्या है, या हमें हानि पहुंचा सकता है या नहीं पहुंचा। बस आपको पता चल गया कि हाँ ये अभिक्रिया होगा तो ये बनेगा। लेकिन जब आप उसको करिएगा तब आपको पता चलेगा कि इसमें से क्या क्या हो रहा है, क्या विस्फोटक है या नहीं है, कितना विस्फोटक है। तो इस तरह से सब कुछ आपको जब प्रयोग करिएगा तब पता चलता है। परंतु रासायनिक समीकरण से इस बात की कोई जानकारी नहीं होती है। अगला है, समीकरण यह भी जानकारी नहीं देता है कि अभिक्रिया में अभिकारकों की वस्तुतः कितनी मात्राएं। देखिए जब समीकरण आप लिखते हैं तो क्या आप बताते हैं कि 1 ग्राम खर्च हुआ या 1 kg लिए तो अभिक्रिया हुआ तो इतना ही खत्म हुआ। इसकी जानकारी आप जब ये जो बता रहा है यहाँ पे कि अभिकारकों और वस्तुतः कितनी मात्राएं, समीकरण यह भी जानकारी नहीं देता कि अभिक्रिया में अभिकारकों की वस्तुतः कितनी मात्राएं खर्च हुई है। इन मात्राओं को खर्च ना खर्च होने की जो जानकारी आपको मिलेगा तो इंटर में जब जाइएगा तो वहां पे केमिस्ट्री में आपको बहुत ही अच्छे ढंग से प्रयोग कर करके बताया जाएगा। आपको वहां पे प्रयोग करके दिखाया जाता है कि देखिए यहाँ इतना मात्रा का प्रयोग हो गया, इतना मात्रा का प्रयोग नहीं हुआ। तो वहां पे प्रयोग करके दिखाया जाता है तो आपको लगता है कि हम जानकारी मिल रहा है। लेकिन रासायनिक समीकरण से आपको जानकारी नहीं मिलता। ये सभी जितना आपको बताए, सीमा इसकी क्या है, ये सब के सब क्या है, एक प्रयोग की चीज है। जब तक इसको आप प्रयोग नहीं करिएगा तब तक इसका ज्ञान आप नहीं प्राप्त कर सकते। मतलब रासायनिक समीकरण से नहीं प्राप्त कर सकते है ना। अगर आप प्रयोग करते हैं तो बेशक आपको पता चल जाएगी, इन सभी की जानकारी मिल जाएगा। लेकिन एक समीकरण के माध्यम से इन सब किसी का भी जानकारी इसमें नहीं मिलेगा। यही इनकी सीमाएं है। और अभी इसको नोट करिए, उसके बाद जानेंगे क्या। चलिए पहले इसको नोट करिए। चलिए देखिए यहाँ पे हम कुछ रासायनिक समीकरण लिखे हैं। आप देख के बताइए कि क्या चेंजिंग है दोनों में। अगर आपको देखिएगा अगर ध्यान से तो चेंजिंग आपको दिखाई देगा। जैसे कि देखिए यहाँ जिंक के बगल में पोस्ट में क्या दिए, सल्फ्यूरिक अम्ल के बगल में AQ, यानी कि इसको बोलते हैं एक्वस। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी AQ है, यहाँ पे भी दिए G। ये सब क्या है इसको समझा जाए। जैसे आप कुछ भी लिखते हैं तो अगर
आप उसको प्रॉपर तरीके से बताते हैं तो क्या बोलते हैं कि सोने पे सुहागा हो जाता है ना। कि यानी कि पूरी जानकारी आप दे दिया, यानी कि अगर सामने वाला देखेगा भी तो ये बताएगा कि हाँ इनको बहुत ही अच्छी से जानकारी है। और इतना ही नहीं, ये प्रयोग करके देखे हैं। जैसे आप ये लिखते हैं तो इससे पता क्या चलता है कि प्रयोग किया गया है। ये रासायनिक अभिक्रिया क्या, रासायनिक समीकरण को हर एक तत्वों को प्रयोग किया गया है और देखा गया है कि क्या हो रहा है, तभी तो आप लिखे हैं। वरना जब तक अभी नहीं जस्ट पढ़े, इसकी सीमाएं देखें कि इनकी अवस्थाओं का तो आप पता लगा नहीं सकते ऐसे समीकरण के माध्यम से। समीकरण के माध्यम से पता नहीं लग सकता तो जाहिर सी बात है कि ये क्या है, हमारा प्रयोग किया गया हुआ है। चलिए इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले कोई भी अगर कोई चीज ठोस हो, क्या हो, ठोस हो, तो उसके लिए रासायनिक समीकरण में तत्व या यौगिक कुछ भी हो उसके बगल में कोष्ठ में डाल के लिखते हैं एस, बिल्कुल इस तरह से ठोस के लिए। यानी कि ठोस सॉलिड, सॉलिड मीन्स क्या होता है, ठोस। उसके बाद आता है हमारा द्रव। द्रव, अगर कोई चीज आप प्रयोग करके देखते हैं, अगर वो द्रव है तो द्रव के बगल में क्या लिखेंगे, एल। एल यानी कि लिक्विड, लिक्विड का फर्स्ट लेटर। उसके बाद आता है क्या हमारा ठोस, द्रव, गैस। गैस, गैस के लिए सीधा सीधा जी। अगर आपको पता चल गया कि ये गैस है तो उसके ठीक बगल में कोष्ठ डाल के इस तरह से बिल्कुल आप गैस लिखिए। एक लिखे हैं और ए क्यू। ये आपको भी पता है कि सॉलिड मीन्स ठोस, लिक्विड मीन्स द्रव, जी मीन्स गैस, गैस मीन्स गैस। यहाँ ए क्यू क्या है, इसको बोलते हैं जलीय विलयन। जलीय विलयन, तो जो भी आपको पता चले कि ये जलीय विलयन है तो जलीय विलयन के ही सामने क्या लिखते हैं, ए क्यू। ये क्यों लिखना चाहिए वो भी आपको बता दिए कि अगर आप लिखते हैं तो ये सोना पे सुहागा हो जाता है, क्योंकि आपने इसकी जो रासायनिक समीकरण है इसमें इन सब का अवस्थाओं का भी आपने जानकारी दे दिया। तो जो भी देखेगा वो काफी खुश होगा। खुश इसलिए होगा क्योंकि उसको पता चल जाएगा कि ये जो भी लिखे हैं ये पूरा प्रयोग के माध्यम से लिखे हैं, यानी कि प्रयोग किए हुए हैं या इनको काफी जानकारी है, तब न आप लिख पाइएगा। तो इसलिए आपको लिख देना चाहिए, क्योंकि थोड़ा बहुत आप रट भी सकते हैं ना, एग्जाम देना है, रट लीजिए। और आगे क्या है, CaO। हम इसको देखेंगे कि हमारा CaO क्या है, H2O क्या है, CaOH की होल ट्वाइस। अगर कोई बना सकता है तो इसको बनाइए, 1 मिनट का टाइम है, बना के जल्दी फटाफट कमेंट करिए। चलिए देखिए इधर देखिए, ये हमारा सॉलिड है। क्या है, सॉलिड यानी कि बिना बीज बुझा हुआ चूना। इसको लिख सकते हैं बिना बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना। तो जब क्या ये सॉलिड है तो इसके सामने क्या लगाएंगे, एस, सिंपल सी बात है। और ये H2O आपको दिखाई दे रहा है कि ये हमारा जल है। क्या है, जल है। और जल है क्या, लिक्विड फॉर्म में, इसके सामने लिक्विड। ये हमारा क्या है, जलीय विलयन है। जलीय विलयन क्यों है, क्योंकि देखिए जल के साथ ये अभिक्रिया क्या है, पहला नंबर, और दूसरा ये है बुझा हुआ चूना। बुझा हुआ चूना का ये सूत्र है, बुझा हुआ चूना। इसके बारे में आपको बताया भी थी पिछली क्लास में कि यही बुझा हुआ चूना आप घर को सफेदी करने के लिए आप प्रयोग में करते हैं, प्रयोग में लाते हैं इसको। और इसी चूना से जब सफेदी करते हैं तो उस टाइम आपको क्या लगता है कि इसमें तो कोई चमक ही नहीं है, इसमें कोई चमक ही नहीं है। लेकिन कुछ दिनों के बाद, यानी कि 1 दिन 2 दिन के बाद उसमें एक ऐसी चमक आती है कि लगता है कि हाँ क्या बोलते हैं उसको, काफी चिकना सा नजर आता है, काफी चमकीला नजर आता है। क्यों, क्योंकि जैसे ही आज आपको बताएंगे कि जैसे ही ये कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 से हमारा ये अभिक्रिया करके किसमें चेंज हो जाता है,
तो CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट में आपको ये पता होगा कि कैल्शियम कार्बोनेट किसका फॉर्मूला है, तो ये संगमरमर पत्थर का फॉर्मूला है। तो जरा सोचिए कि ये बुझा हुआ चूना जब आप घर को सफेदी करते हैं तो ये एक किसमें आ जाता है हमारा, तो संगमरमर का रूप ले लेता है, क्योंकि उसका भी फॉर्मूला सेम, इसका भी फॉर्मूला सेम। तो नहीं संगमरमर नहीं है तो कुछ तो असर दिखाएगा ना। तो इसलिए 1-2 दिन के बाद बहुत काफी चमकीला हो जाता है, शुरू में दिखने में अच्छा नहीं लगता। तो ये हमारा क्या है, जलीय विलयन। तो इसके सामने लिख देंगे AQ। और इस तरह से अगर किसी भी आप रासायनिक समीकरण को लिखते हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं कि सबकी जानकारी लीजिए, क्योंकि आपको याद करना पड़ेगा। कितना याद करिएगा, कुछ तो हो सकता है ना, पूरा नहीं होगा लेकिन कुछ होगा। और मैट्रिक का एग्जाम है, इसमें कुछ ही पूछता है, पूरा नहीं पूछता है। और आप कुछ पे केवल ध्यान दीजिए तो आप बहुत बढ़िया आप एग्जाम कर पाइएगा। जो थोड़ी थोड़ी बात है उसको ध्यान में रखते हुए चलिए। तो थोड़ा सा ये है, इसको याद कर लीजिए। क्या है काफी, अगर मान के चलिए अगर आप लोग बोलिएगा तो हम लिखवा भी देंगे कि कौन क्या है कौन क्या। अगर 50 भी आप याद कर लेते हैं ना, 50 भी याद कर लेते हैं तो काफी हो जाएगा। वो कोई भी रासायनिक समीकरण में मिल जाएगा, वही चीज आप फटाफट लिख लीजिएगा, या ऐसे देख लीजिएगा कि क्या है। तो आप भी मतलब अनुमान भी लगा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि अनुमान भी आप नहीं लगा सकते। और एक बात की फर्स्ट क्लास में हम आप लोग को बोले थे कि जो भी ये हम तत्वों का संकेत लिख रहे हैं, बहुत सारे, जैसे कि हाइड्रोजन का हम फट से ना क्या लिख देते हैं, H। हाइड्रोजन तो लिखेंगे तो कोई भी पढ़ लेगा, लेकिन क्या चारों तरफ H ही चलता है, यही बात आपको बताने वाले थे। तो इस बात को समझ जाइए कि ये एक ऐसी है, यानी कि एक ऐसा संकेत है कि पूरे विश्व भर में यही चलता है। ये पूरे विश्व भर में क्या है, यही चलता है, ये कहीं नहीं बदलता। इसका फॉर्मूला जो है H का H रहेगा और ऑक्सीजन का O रहेगा। ऑक्सीजन का हमेशा क्या रहेगा, O रहेगा। इसमें कोई चेंजिंग नहीं है गाइस। यही एक ऐसा है, आप अगर इंग्लिश भी पढ़ते हैं तो इंग्लिश में भी अगर दूसरे देशों विदेशों में जाते हैं तो वहां पे आपको चेंजिंग देखने के लिए मिल जाता है। अगर हिंदी पढ़ते हैं तो हिंदी तो विदेशों में काफी मतलब सब लोग इंग्लिश बोलता है उधर, तो चलता नहीं है। लेकिन मतलब कहने का हमारा ये मतलब है कि काफी चीज है जिसमें आपको बदलाव देखने को मिलता है। लेकिन ये केमिस्ट्री का एक ऐसा पार्ट है कि इनके संकेतों का आपको बदलाव देखने के लिए नहीं मिलेगा। जो चीज आप यहाँ पढ़ रहे हैं विदेशों में वही पढ़ेंगे भी, या आप पढ़ा भी सकते हैं, या कोई भी काम होगा तो इन्हीं संकेतों के माध्यम से होता है। तो चलिए आप इसको नोट कर लीजिए, ये इम्पोर्टेंट है। आप कुछ अगर याद कर लीजिए, या अनुमान से भी, जैसे जल, अगर कहीं भी जल मिले तो आप लिक्विड लगा सकते हैं, कहीं भी ये मिले तो ठोस लगा सकते हैं, कहीं भी जिंक मिले तो ये सॉलिड है, ये अम्ल है तो जलीय विलयन है, यहाँ पे भी जलीय विलयन। और ये हाइड्रोजन क्या है, गैस है। ऑक्सीजन अगर दे दे कहीं तो गैस है। तो इन सब कुछ आपको तो ऐसे ही याद हो गया। तो आप इस तरह से कर सकते हैं और बुझे हुए चूने के बारे में जान गए। अब आगे की क्लासों में अब अभिक्रियाओं के बारे में जानेंगे। किसके बारे में, कि अभिक्रिया क्या है। और आपको अगले क्लास में बताएंगे कि जो जैसे कि देखिए CaOH2O ये जब मिला तो ये कैसे बन गया, क्योंकि मैंने तो क्या किया, यहाँ प्रयोग भी नहीं किया, तो फिर भी ये कैसे लिख दिया। चलिए मैंने आपको ये बताया कि ये तो प्रयोग की चीज है, बिना प्रयोग के आप इसको नहीं लिख सकते हैं। फिर भी याद कर सकते हैं या अनुमान लगा सकते हैं, तो ये आप लिख सकते हैं, ऐसा बात नहीं है। लेकिन हमने ये कैसे लिख दिया CaOH2, ये कैसे पता चला कि इसका ये अभिक्रिया करेगा तो यही बनेगा। तो इसको आगे के क्लास में इसी को सीखेंगे ना, कहाँ से ये क्या हो रहा है, तो ये हमारा प्राप्त हो जा रहा है, इसी को देखेंगे। चलिए, जय हिंद।